तो चलिए एक्सेल इफ कंडीशन की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सेल इफ कंडीशन या अपनी क्लास में सारी चीज़ प्रॉपरली नजर आए। तो आज जो हम करने वाले हैं वो इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन से पहले आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी। इस चीज़ की वीडियो मैंने कल सेंड कर दी थी, शायद आपने देखी होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं देखी होगी। तो जल्दी से एक रिवाइज करवा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं हम यहाँ पे। कंडीशन जो होती है उसके लिए नॉर्मली हमारे पास कुछ सिंबल्स आते हैं एक्सेल में, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन ग्रेटर देन। ये 6 तरह के सिंबल होते हैं। जो सबसे पहला सिंबल है ये होता है ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा इक्वल टू, चौथा ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन लेस देन और इक्वल टू एंड लास्ट वाला होता है नॉट इक्वल। इनकी पूरी डिटेल वीडियो में है, वहां देख सकते हैं, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो ये कंडीशंस को चेक करने का तरीका क्या होता है, अगर हम इक्वल टू का सिंबल डालें कहीं पे और एक नंबर लिखे जैसे 5 और उसके बाद ग्रेटर का सिंबल लगाएं और लिखें 3, तो यहाँ पे जो हम कंडीशन दे रहे हैं वो है, हम कह रहे हैं कि 5 जो है वो बड़ा है 3 से, जो कि एकदम सही है। इसीलिए 5 ग्रेटर 3 का आंसर आएगा ट्रू। एंटर करते हैं तो यहाँ ट्रू आया। बट अगर यहाँ पे हम डाल दें 5 लेस 3, तो हम बोल रहे हैं 5 जो है वो छोटा है 3 से, जिसका आंसर फॉल्स है क्योंकि हमने गलत स्टेटमेंट लिखी है। ये कुछ ऐसे भी हो सकती है, 5 इज ग्रेटर देन 7 - 3। इसका मतलब है राइट साइड में कैलकुलेशन दे रखी है हमने, कैलकुलेशन पहले पूरी होगी, जैसे 7 में से 3 माइनस करेंगे, दैट इज 4। 5 जो है वो बड़ा है 4 से, जो एकदम सही बात है, तो यहाँ ट्रू आएगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 10 - 4। तो ये 10 - 4 का मतलब है 6, तो 5 इज लेस देन 6, जो कि सही है। 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो आंसर आया ट्रू। इस तरह हम ग्रेटर देन लेस देन का यूज कर सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 3 + 2। अब 3 + 2 5 होता है और 5 इज ग्रेटर देन 5, जो कि गलत है क्योंकि 5 5 से ग्रेटर नहीं है, उसके बराबर है। पर हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3 + 2। 3 + 2 5 होते हैं और 5 के इक्वल है, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तो यहाँ आंसर आएगा ट्रू। या इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 2। तो 3 + 2 5 होते हैं, वो ग्रेटर तो नहीं है पर इक्वल है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। डन, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का भी एक ऑप्शन है। हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 3 + 3। 5 जो है वो 3 + 3 इट मीन 6, 6 के बराबर नहीं है। हाँ नहीं है, ट्रू आंसर आएगा। इक्वल टू 5 इज लेस देन ग्रेटर देन 3 + 2। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 5 3 + 2 के बराबर होता है, जबकि हम बोल रहे हैं उससे छोटा है या बड़ा है, इसका मतलब नॉट इक्वल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनके बारे में हम वहाँ पे सीखे हुए हैं। ये कंडीशंस के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आता है। अगर हम ट्रू फॉल्स के अलावा कोई और आंसर देना चाहें, जैसे गुड या बैड, ओके या कैंसिल, इस तरह के कुछ अगर हम देना चाहें तो हमें इफ कंडीशन की जरूरत पड़ती है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया है, तो आपको मिल जाएगा। अब हमें इफ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। इफ कंडीशन जो होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है, हमें इक्वल टू इफ लिखना होता है, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले कंडीशन आती है जो अभी हमने सीखी वो, उसके बाद
ट्रू होने पर क्या, उसके बाद फॉल्स होने पर क्या। तो देखिए, हम बोल रहे हैं इक्वल टू इफ में सबसे पहले कंडीशन पास करो, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3 + 2। उसका आंसर अगर ट्रू आ रहा है तो ये ट्रू वाला पोर्शन काम करे, अगर फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स वाला पोर्शन काम करे। इससे हम ट्रू फॉल्स की जगह कोई और वैल्यू दे सकते हैं। तो हम देखते हैं एग्जांपल, इक्वल टू इफ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 2, देन गॉट इट, अदरवाइज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, क्योंकि ये टेक्स्ट फंक्शन का पार्ट है या टेक्स्ट का पार्ट है, जो किसी भी इक्वल टू के बाद या किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट लिखते हैं तो उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होना चाहिए एक्सेल में। नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा हमें लगाना ही पड़ेगा, तभी वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह माना जाएगा। यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह माना जाएगा, नोट फाउंड। पर बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखते तो ये सोचता है कि या तो ये किसी फॉर्मूले का नाम है या ये कोई स्पेशल मीनिंग होना चाहिए इसका। तो इसलिए जब टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हमेशा लगाना है फंक्शन के अंदर। तो ये कंडीशन जो है इसका आंसर ट्रू है, ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है। तो ट्रू होने पर ये वाला पोर्शन रन होता है, फॉल्स होने पर ये वाला रन होता है। तो इसका मतलब आंसर आना चाहिए गॉट इट। यस। फिर देखते हैं, इक्वल टू इफ 5 इज लेस देन ग्रेटर देन 5 या 3 + 2, देन ओके कोमा अदरवाइज कैंसिल। तो यहाँ क्या आना चाहिए, एक बार गेस कीजिए। 5 जो है छोटा या बड़ा हो, मतलब नॉट इक्वल हो 3 + 2 के। 3 + 2 होता है हमारा 5। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, दैट इज रॉन्ग, फॉल्स। फॉल्स होने पर कैंसिल एज अ आंसर यहाँ पे हमें नजर आएगा। डन। तो चलिए यहाँ पे अब हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे 4, 2, 7, 1, 8, 5। मुझे चेक करना है कि यहाँ पे जो नंबर 5 से बड़े हैं उन नंबर्स के अंदर हमारा ओके लिखा है अदरवाइज कैंसिल लिखा हुआ है। तो हम ऐसे करेंगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन ओके अदरवाइज कैंसिल। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी। तो यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने दो नंबर ना लिख करके F2 लिख दिए, तो यहाँ F2 की वैल्यू 4 यहाँ पे आ गई। 4 इज ग्रेटर देन 5, जो कि गलत है, फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है। इक्वल टू इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन ओके अदरवाइज कैंसिल। तो यहाँ पे भी कैंसिल लिखा है क्योंकि ये भी 5 से बड़ी नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम करें दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन ओके अदरवाइज कैंसिल, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 7 है, जो कि 5 से बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओके। तो एक फॉर्मूला लिखने के बाद अगर मैं उसे नीचे ड्रैग भी कर दूं तो सब में ये फॉर्मूले फिट हो जाएंगे। जहां जहां 5 से बड़ा नंबर है वहां वहां ओके लिखा हुआ आ रहा है, जहां जहां छोटा है वहां वहां कैंसिल, और जहां बराबर है वहां पे भी कैंसिल, क्योंकि हमने सिर्फ ग्रेटर देन स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है N S S N N। अब मैं यहाँ पता लगाना चाहता हूँ कि जहाँ पे N लिखा हुआ है वहां पे नॉर्थ लिखा हुआ आ जाए, और जहाँ S लिखा है वहां साउथ लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ करेंगे इफ I2 इज इक्वल टू N, क्योंकि N एक नॉर्मल टेक्स्ट है इसलिए इन्वर्टेड कोमा में आएगा। अगर इसका कोई स्पेशल मीनिंग होता तो बिना इन्वर्टेड कोमा के आता। देन नॉर्थ अदरवाइज साउथ। तो यहाँ क्योंकि N लिखा हुआ है इसलिए यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ आ गया, इसे नीचे ड्रैग करते हैं। तो जहां जहां S लिखा है वहां साउथ आ रहा है, जहां जहां N लिखा है वहां नॉर्थ आ रहा है। तो ये एकदम सही हो गया ये फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे
लिखा हुआ है एज 15, 19, 23, 14, 16। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि अगर जो एज है वो 18 साल से बड़ी है तो कितनी बड़ी है हम ये बताना चाहते हैं, और अगर छोटी है तो कितनी छोटी है ये बताना चाहते हैं। तो देखिए, इफ अगर एज मतलब 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यहाँ हमने इक्वल टू भी लिया। ओके, तो यहाँ हमने इक्वल टू लिया क्योंकि हम साथ ही साथ चाहते हैं कि ये चेक भी हो जाए कि अगर 18 के बराबर है तो वो भी ट्रू बोला जाए, और बड़ा है तो भी ट्रू बोला जाए। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये 18 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि जो एज है इस तरह से लिखा हुआ है, यू आर एंड दिस वन माइनस 18 एंड ईयर्स मोर, अदरवाइज यू आर एंड 18 माइनस दिस वन एंड ईयरलेस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ 15 है तो यू आर 3 ईयर्स लेस। 19 है तो यू आर 1 ईयर मोर। यहाँ पे हमने जो ये लिखा, क्यों ना हम इसको कॉपी कर ले ताकि इनको हम डिटेल में यहाँ देख सके। तो इसका जो पहला यू आर लिखा उसके बाद एंड लगाया, इसका मतलब यू आर एज इट इज लिखा हुआ आ जाए, और एंड का मतलब है इसके आगे ये जुड़ जाए या चिपक जाए। क्या L2 - 18, L2 की वैल्यू जो है 15 है उसमें से 18 माइनस हो जाए। तो यहाँ पे तो ये क्योंकि ट्रू पोर्शन में होगा, तभी होगा जब ये 18 ईयर से बड़ा है, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, एक चलेगा नहीं। बट अगर ये 18 से बड़ा होता है, जैसे 19 वाला है, तो 19 - 18 इसका मतलब 1, तो 1 आंसर आता है, 1 ईयर मोर लिखा हुआ आ जाता। और ईयर मोर ये एज इट इज यहाँ पे चिपकाया हुआ है। यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमास आने चाहिए थे। डन। तो ये हमारा कैलकुलेशन के साथ आ रहा है, इसका मतलब हम इफ कंडीशन में सिर्फ ट्रू फॉल्स की जगह हम पूरा कैलकुलेशन करके कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू वाला ऑप्शन है। और वैल्यू फॉल्स की में हम यहाँ पे भी पूरा नंबर और कैलकुलेशन और टेक्स्ट के मिक्सचर करके कुछ लिख रहे हैं। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सैलरी 12,000, 9,000, 14,000, 7,500, 11,000, और एक और लिख लेते हैं 13,000। डन। अब मैं यहाँ पता लगाना चाहता हूँ कि अगर जो एज है वो, सॉरी, सैलरी जो है वो 10,000 से अबव है तो उनके ऊपर 12%, 12% टैक्स लगेगा, अदरवाइज कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, इफ अगर P2 जो सैलरी लिखी हुई है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ी है या बराबर है 10,000 के, तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12/100 या 12%। परसेंटेज निकालने का ये कैलकुलेशन होती है कि किसी भी सेल या किसी भी नंबर को यहाँ डाला जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 12%, मतलब 12% सैलरी निकालने के लिए, अदरवाइज कोई टैक्स नहीं लगेगा तो जीरो। तो ये हमारा इफ कंडीशन में ये हुआ, कंडीशन हुई ये, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, सैलरी 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ ट्रू है। ट्रू है तो सैलरी का 12% निकाल देगा, तो 12,000 का 12% निकाल देगा। इन केस फॉल्स होता तो जीरो आ जाता। तो यहाँ देखिए 1440 मतलब 1,440 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसको नीचे ड्रैग कर दें अगर हम, तो यहाँ पे जहाँ 10,000 से कम सैलरी है वहाँ पे जीरो आ रहा है, जहाँ 10,000 से ज्यादा सैलरी है
वहां पे उसका 20%, 12% ये निकाल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इफ कंडीशन का नेक्स्ट है कि कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम ट्रू फॉल्स की जगह। चलिए एक और देखते हैं हम। अब हम थोड़ा सा जानेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड इफ के लिए हम सब दो एग्जांपल लेंगे आज सिर्फ। पहला डायरेक्शन वाला ही, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे कुछ डायरेक्शंस लिख लिए हमने। और मैं चाहता हूं कि जहां पे ये एन लिखा हुआ है उसके सामने नॉर्थ लिखा हुआ है, एस के आगे साउथ, ई के आगे ईस्ट, डब्ल्यू के आगे वेस्ट, ऐसा लिखा हुआ नजर आए। बट ये ऑटोमेटिकली है ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे, इफ अगर, अपना माइक म्यूट कर लीजिए जिसका माइक म्यूट नहीं है, आवाजें आ रही हैं। तो यहाँ इफ कंडीशन दी, इफ एन कंडीशन क्या होगी, ये S3, S3 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ ये हो गई हमारी कंडीशन, S3 क्या एन के बराबर है, अगर ऐसा है तो क्या हो, तब तो नॉर्थ लिखा हुआ आ जाए। बट अगर ऐसा नहीं है तो साउथ ईस्ट या वेस्ट में से क्या लिखा हुआ है ये अभी हमें नहीं पता। तो ऐसे में यहाँ पे हम कंडीशन को बढ़ा नहीं सकते, इफ के अंदर एक ही कंडीशन आ सकती है और उसके ट्रू या फॉल्स होने पर जो आंसर है वो आता है। पर अगर मुझे यहाँ पे कंडीशंस बढ़ानी है तो लास्ट में वैल्यू फॉल्स में मैं फिर से इफ लगा दूंगा। सॉरी, फिर से करते हैं, फिर से इफ लगा देते हैं। एंड डायरेक्शन मतलब S3 इज इक्वल टू एस, तो साउथ। अब ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शन बची है तो हम फिर से इफ लगा देते हैं। डायरेक्शन इज इक्वल टू ई, तो ईस्ट, अदरवाइज वेस्ट, क्योंकि अब एक ही डायरेक्शन बची है। तो यहाँ पे एन होने पर नॉर्थ, एस होने पर साउथ, ई होने पर ईस्ट, और इनमें से कुछ भी ना हो तो वेस्ट। आप देख सकते हो यहाँ इफ कंडीशन एक बार स्टार्ट हुई, फिर दूसरी बार स्टार्ट हुई और तीसरी बार स्टार्ट हुई, खत्म एक बार भी नहीं हुई। तो लास्ट में 3 ब्रैकेट लगाएंगे हम खत्म करने के लिए, 1 2 3। और उसके बाद आप चाह देख सकते हैं इनके कलर भी मैच हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये जो इफ वाला ब्रैकेट है ये इस वाले कलर के साथ मैच हो रहा है, ये वाला रेड के साथ, ब्लैक वाला ब्लैक के साथ। तो ये हमारी नेस्टेड इफ होती है। नेस्टेड इफ को पढ़ने का एक तरीका है, यहाँ इसको इस तरह से पढ़ेंगे, अगर हिंदी में पढ़ते हैं अगर हम इसको, अगर S3 बराबर है एन के तो नॉर्थ, ये तो और नहीं तो वाला मैंने अपनी जो यूट्यूब में अपलोडेड वीडियो पिछली क्लास की उसमें डाला हुआ है, आपको अगर समझ ना आए तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, अगर S3 बराबर है एन के तो नॉर्थ, नहीं तो अगर S3 बराबर है एस के तो साउथ, नहीं तो अगर S3 बराबर है ई के तो ईस्ट, नहीं तो वेस्ट। दैट्स ऑल, एंटर। तो यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है क्योंकि एन के आगे लिखा हुआ है, इसको अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूं तो देखिए ई के आगे ईस्ट, एस के आगे साउथ, डब्ल्यू के आगे वेस्ट, हर जगह एकदम सही आ गया। तो ये हमारा नेस्टेड फंक्शन होता है। नेस्टेड फंक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं हम सैलरी वाले प्रोग्राम में। तो सैलरी वाला प्रोग्राम ना ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत सैलरीज और डाल देते हैं हम, एंड थोड़ी बहुत कम कर देते हैं, यहाँ से भी 16,000 कर देते हैं इसको। डन। अब हमारी कंडीशन ये होगी यहाँ पे कि अगर सैलरी 10,000 से कम है तो कोई टैक्स ना हो, बट सैलरी अगर 15,000 से ज्यादा है तो 20% टैक्स, और 15,000 से कम है तो 10% टैक्स। तो देखिए कैसे होगा टैक्स। इफ अगर सैलरी इज लेस देन 10,000 तो जीरो टैक्स, अदरवाइज इफ सैलरी इज लेस देन 15,000 तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%। इसका मतलब सैलरी को 10% निकाल दो, इसका मतलब 10% टैक्स लग गया। अदरवाइज
सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20%, ब्रैकेट क्लोज क्लोज। 2 बार इफ कंडीशन स्टार्ट हुई हमारी, 2 बार ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब हम इसको एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे 10% ही कटा, क्योंकि 1200 का, सॉरी 12,000 का 10% होता है 1200। इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ 10,000 से कम सैलरी थी तो यहाँ पे हमारा 0 टैक्स लगा। 15 से कम थी तो 10% टैक्स लग रहा है हमारा यहाँ पे। 15 से ज़्यादा है तो 20%। कैसे पता चलेगा? 16 2 ज़ा 32 होता है तो ये 20% है। 18 2 ज़ा 36 होता है, 20% है। तो ये हमारा टैक्स लग रहा है नेस्टेड इफ के थ्रू। दैट्स ऑल। बस आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि मंडे को होगी, इसका और एडवांस यूज देखेंगे इफ कंडीशन का ही। तो इस क्लास को मैं यही बंद कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो 1 मिनट है, कुछ भी पूछ सकते हो आप चाहो तो। इस क्लास को अभी अगले 15-20 मिनट में मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे भी जाकर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस क्लास को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ।